Joining us now is Minister for Road Transport and Highways and MSMEs, Mr. Nitin Gadkari. Sir, आपने बात की है of turning problems into opportunity, and we are faced with this big problem right now. 30 to 40 days, the last 40 days have been very difficult, especially for business. But the bigger problem is that जो businesses China से आ भी रहे हैं, जो निकल रहे हैं, वो इंडिया के पास नहीं आ रहे हैं. They are going to countries like South Korea, Japan. ऐसा क्यों है that India is not the destination of choice for businesses that are leaving other countries, mainly China? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जापान के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रतिक्रिया दी है कि जो जापान की इन्वेस्टमेंट और जापान के उद्योजक जिनका चाइना में कारोबार है, उन सब लोगों को आउट ऑफ चाइना होने के लिए उन्होंने एक स्पेशल गवर्नमेंट का पैकेज जाहिर किया है. यही रिएक्शन लगभग आज यूएसए से लेकर अनेक देशों की है. चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की अंतिम इसमें है और ऐसे स्थिति में चाइना के प्रति और इस इकोनॉमिक स्थिति में सब लोगों को एक प्रकार का हेट्रेट है. तो और मुझे लगता है कि अभी इसमें जल्दबाजी होगी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही इतने जल्दी, क्योंकि कोरोना का समय पूरे वर्ल्ड में चालू है. मेरा विश्वास है कि हमने हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी जिम्मेदारी देकर उनको खोला है. हम बाकी सभी विदेशों के जो एम्बेसडर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम एक रेड कारपेट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी उनके लिए, और जो एमएसएमई जैसे हमारे छोटे लोग हैं, हमारी बड़ी इंडस्ट्री है, जो टेक्निकल जॉइंट वेंचर करेंगे, उन सब के लिए हम पूरी मदद करेंगे और विशेष रूप से उसमें कोई रेट टेपिज्म नहीं होगा. और अभी हमने विशेष रूप से जो नए ग्रीन कॉरिडोर्स बना रहे हैं, 22 हाईवेज हम बना रहे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई हाईवे है जिसके बाजू में अब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने की बात कर रहे हैं. वहाँ लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 15 लाख से ज़्यादा नहीं है. और मुझे लगता है कि हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जो बन रहे हैं उसके बाजू में भी नए प्रकार की स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस बनाकर हम निश्चित रूप से उनको सभी प्रकार की परमिशंस 3 महीने के अंदर देकर और इन सब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को पोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे से जोड़ेंगे और वही स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेजेस दोनों बनाने का एक प्लान करेंगे. और बड़े प्रमाण पर उद्योगों का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए. जो आता वो मुंबई में जाता, पुणे में जाता, बेंगलोर में जाता है या नोएडा में जाता है या गुड़गांव में जाता है. मुझे लगता है ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है. दिस इज़ द टाइम फॉर द कंट्री कि जो हमारे 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है और जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, ऐसे रूरल, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इस क्षेत्र में भी इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट होगी तो सरकार उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा. और ये ऑफर हम लोग सभी देशों को देंगे और आने वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट देकर वो देश में इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे. गडकरी जी, अभी हम आज सुबह हमने देखा कि राहुल गांधी जी और रघुराम राजन, उन्होंने जो इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक रोड मैप की बात की थी, उन्होंने सजेस्ट किया है कि कम से कम फॉर स्टार्टर्स वी विल नीड अबाउट 65,000 crore rupees टू किक स्टार्ट आवर इकोनॉमी. आपको लगता है that these are suggestions that the government can incorporate? देखिए, अभी तक 1,80,000 करोड़ का फंड पैकेज ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इसके बाद में भी भारत सरकार पूरी तरह एमएसएमई हो, गरीब लोग हो, सबके पीछे खड़ी है. हमने अनाज के भंडार खोल दिए हैं और इसके साथ मुझे लगता है जो भी आवश्यक है वो सब प्रकार की मदद भारत सरकार, राज्य सरकारें कर रही है. इसमें जो भी अलग अलग प्रकार के सुझाव आते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, किसी भी पार्टी के भी हो, किसी के भी एसोसिएशन के हो, सब सुझाव को जानकर समझने के बाद हम इसके ऊपर गंभीरता से सोचते हैं. उन्होंने जो बात कही है वो मुझे पता है और निश्चित रूप से जो भी कोई सांसद होगा, नेता होगा, पार्टी होगी, राज्य सरकार होगा या एसोसिएशंस होगी, जो बातें कहेंगी वो उसमें निश्चित रूप से भारत सरकार में विचार होगा. पर एक बात आपने जरूर ध्यान रखनी चाहिए, इस समय भारत सरकार पूरी तरह जनता के पीछे, सभी लोगों के पीछे खड़ी है. पर भारत सरकार भी एक एंटिटी है, बैंक भी एक एंटिटी है और उद्योजक एमएसएमई भी एक एंटिटी है और मजदूर भी एक एंटिटी है. हमें सबको साथ लेकर आगे जाना है, सबको प्रोटेक्ट करना है और सबको सर्वाइव करना है. और इसलिए सोचते समय हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा ताकि सब सर्वाइव हो, सब आगे जाए और सबको हम प्रोटेक्ट करके एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन के देश को आगे लेकर जाए. यही सोचना होगा. अगर कोई साइलो में सोचेगा, अलग अलग सोचेगा
वो उचित नहीं होगा। इट्स इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि कोई साइलो में काम नहीं करना चाहिए, सबको एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स देना चाहिए, बिकॉज आज जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने कहा था कि ये एक प्रॉब्लम हो रही है इन आर रिस्पॉन्स टू फाइटिंग द वायरस, देयर इज टू मच सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्पेशली इन द नॉर्थ। साउथ के स्टेट्स फिर भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बट देयर इज टू मच सेंट्रलाइजेशन इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री। ये गलत बात है, कोई सेंटर डिसाइड नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी हर समय सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके ही निर्णय कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से हर मंत्री जी की बात उन्होंने मानी है। राज्य सरकार को जो अधिकार है वो उसमें भी पूरी तरह राज्य सरकार का सम्मान करते हैं, और फेडरल सिस्टम के प्रधानमंत्री लगातार समर्थक रहे हैं, और राज्य सरकार को उन्होंने हर समय कंसल्ट किया है, और उनकी ये मान्यता है कि हम सब लोग मिलकर काम करें, और यही भावना है। इसमें किसी भी राज्य सरकार की कोई भी पॉलिसी को भारत सरकार ने ना अपने हाथ में लिया है, ना हमारी सरकार लेगी। हम उनको साथ लेकर ही उनसे काम करेगी, और इस प्रकार का कोई स्टेट के पावर को भारत सरकार ने लिया नहीं है। उल्टा उनके साथ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन सबके साथ, सभी सरकारों के साथ, और बिल्कुल अच्छा है। और इस समय मैं ये मानता हूं कि कोई राजनीति, पार्टी, व्यक्ति, जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका विचार न करते हुए हम सब ने एक होकर इस दिशा में देश को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए, और देश को इससे बाहर निकालना, पहले कोरोना की लड़ाई को जीतना, और बाद में जो पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था एक प्रकार से पूरी तरह डिस्टर्ब हुई है, हम सब लोग हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे लेकर जाएंगे और सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, और करीब 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सपना हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कल केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की, जो बहुत बड़ी राहत थी लोगों के लिए जो अलग अलग देश के हिस्सों में फंसे हुए हैं, कि अब आप अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस स्टेट्स अपने घर जा सकते हैं। पर ये किस तरीके से किया जाएगा? कोई एक ऐसी डेट है जिससे लोग वापस जा सकते हैं? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, उसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए, लोग जो पैदल जा रहे थे वो स्थिति बहुत खराब थी। नेशनल हाईवे पर लोग पैदल जाते हुए दिख रहे थे। ये जो माइग्रेंट लेबर थे, इसके बारे में बहुत उचित निर्णय होम मिनिस्ट्री ने किया है। और आज मैंने ये भी देखा है कि बहुत से राज्य सरकारों ने, बिहार ने, उनको पहले कैंप में ले जाकर उनको पूरा टेस्टिंग करना, उनकी चिंता करना, इसकी व्यवस्था भी की है। और निश्चित रूप से लाने के लिए अगर बसेस होगी तो उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और हमारे होम मिनिस्ट्री ने इसके बारे में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल भी दिए हैं। उसका अनुकरण करने के बाद ही उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हो जाएंगे, और वो भी सोचा गया है ताकि कोरोना का संक्रमण न हो। ये बड़ा डेलिकेट और सेंसिटिव विषय है। राज्य सरकार को भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी है, उसका पालन करके होगा तो निश्चित रूप से दोनों भी मार्ग निकल पाएगा। पर मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव यह है कि धीरे धीरे हमने कोरोना के जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे कि मास्क लगाना मैंडेटरी है बाहर घर से निकलेंगे तो, उसके साथ साथ हमारे यहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें 2 व्यक्तियों के बीच में, और तीसरी बात, हम लगातार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहे। तो ये तीनों बातों का पालन करके हमने इंडस्ट्री चालू करनी है। हमने नेशनल हाईवे चालू कर दिया, 70% ट्रांसपोर्ट आ गया है। इसके साथ साथ हमने पंक्चर, ढाबे जो है वो भी शुरू कराए, और ये इंडस्ट्री को हमने ये कहा है कि आपको ये चिंता करनी है कि अगर सिटी से लेबर लाते हो तो कम से कम उसमें 25 से ही लोग बस में आए ताकि डिस्टेंस मेंटेन हो, और दूसरी ओर आपके फैक्ट्री में शेल्टर की और फूड की ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें कोरोना का संक्रमण न हो। ये भी चिंता आपको करनी होगी, और मुझे बहुत खुशी है कि इसकी चिंता करते हुए जिम्मेदारी के साथ बहुत से इंडस्ट्री शुरू हुई है, कामकाज शुरू हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हुआ है, पोर्ट शुरू हुए हैं, और जल्दी ही हमारी गाड़ी पूरे पटरी पर अच्छे स्पीड से दौड़ेगी और रेगुलराइज होगा। ऐसे जो लोग जा रहे थे बाहर, उनका रोजगार उनको हासिल होगा, और उनको यही उनका काम होगा, और उनकी रोजी रोटी मिलेगी। क्योंकि रोजी रोटी नहीं थी इसलिए तो वो आए थे, कोई खुशी से थोड़ी आए थे। तो ये काम शुरू हो जाएगा तो यही रोजी रोटी मिलेगी, और ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा सुझाव है। पर जिन लोगों को भी वापस लौटना है, कई स्टेट्स कह रहे हैं कि बेहतर नहीं है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके लिए लाखों लाखों लोगों को वापस लाना और बसेस से आसान नहीं है। बिहार मसलन, वहां लाखों लोग हैं जो उनको बाकी प्रदेशों से वापस लाना है। लार्ज वॉल्यूम्स रोड से कैसे आएंगे? देखो, आपके सवाल पर मैं उल्टा सवाल पूछता हूं। अगर ट्रेन शुरू हो जाएगी और उसमें से कोरोना संक्रमित लोग प्रवास करेंगे, और वो मुंबई जैसे शहर में बहुत बड़े प्रमाण पर फैला हुआ है,
और वो अगर अपने राज्य में जाएंगे तो क्या होगा, कियोस हो जाएगा। तो इसलिए देखो, जहां ज्यादा संख्या बढ़ेगी वहां गाइडिंग प्रिंसिपल का पालन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो होम मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि पूरी रेलवे सेवा स्टार्ट कर दी जाए। मेरा मतलब था कि स्पेशल ट्रेन जिसमें सिर्फ लेबरर्स ही जाएंगे, जैसे वो बस से जाने की जगह सिर्फ डब्बे उनके लिए लगाए जाएं जिसमें लेबरर्स वापस जा सकें अपने होम स्टेट में। देखिए, इसका निर्णय तो होम मिनिस्ट्री करेगी, पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि जहां बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन अगर नहीं हुआ और कोरोना का संक्रमण हुआ तो कठिन होगा। बस में कैसा है कि 25 लोग बस में जाएंगे, तो ये 25 लोगों को कंट्रोल करना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आसान है। कौन गारंटी लेगा कि जैसे बांद्रा के स्टेशन पर हजारों लोग आ गए और जिस प्रकार से कोरोना की परिस्थिति में जो स्टेशन पर हुआ वो आपने टीवी पर दिखाया, तो कोई गारंटी ले सकता है कि वहां इतने लोग नहीं आएंगे? और पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा, भीड़ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? फिर भी इन सब बातों की चिंता करना ये मेरा विषय अधिकार का नहीं है। ये होम मिनिस्ट्री इस पर विचार करेगी और उसके बाद में वो उचित निर्णय करेगी। मेरा व्यक्तिगत मत है कि अब ट्रेन आज चालू करना मुंबई जैसे शहर से उचित नहीं होगा। जिन शहरों में, जैसे गोवा में आज कोरोना 0 हो गया, अरुणाचल में 0 हो गया, तो वहां की परिस्थिति अलग है, पर मुंबई बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट है और ये करने में 10 बार सोचना होगा। Okay, of course, there are a number of state governments who are already now talking to each other to smooth out the modalities of how this migration of the population is going to take place to their home states. पर आखिरी में आपसे पूछना चाहती हूँ गडकरी जी, बिजनेस दोबारा शुरू करना बहुत ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू की गई हैं, पर एक तरह से ये भी डर है कि हम सब कुछ बहुत जल्दी तो नहीं खोल रहे हैं। अगर ये सब शुरुआत कर देने से इन्फेक्शन दोबारा फैल गया तो? देखो, मुझे लगता है कि गाइडिंग प्रिंसिपल को लेकर ये हो सकता है। हमने नेशनल हाईवे के रोड प्रोजेक्ट के काम शुरू कर दिए हैं ताकि मजदूरों के हाल हो रहे थे, उनको काम मिल गया। अब बड़े प्रमाण पर उसको एक्सेलेरेट कर रहे हैं, पर काम बढ़ाते समय हम चिंता कर रहे हैं कि हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल को ठीक प्रकार से उसका पालन किया जाए। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम इसकी चिंता करते हुए काम बढ़ा रहे हैं और राज्य सरकार भी इसके निर्णय कर रही है और धीरे धीरे काफी बातें रेगुलराइज हो रही है। ये भी करना आवश्यक है और दूसरी ओर कोरोना के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको भी पालन करना है। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये एक दूसरे के लिए पूरक है और आज के परिस्थिति में इसी सावध मार्ग से सोचते हुए हम संभाल कर पर आगे जाना है, यही हमारी पॉलिसी है। All right, Mr. Nitin Gadkari, thank you very much. Thank you for speaking to Times Now. It's never an easy decision to take, but that fine balance has to be struck. Thanks very much for having spoken to us. That's it then from me on this edition of the News Hour Agenda.